बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी। सबसे पहले एमसीक्यू दिया हुआ है कि प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन होता है कि ये सेक्रेटरी फेज ऑफ एंडोमेट्रियम को रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मेन हार्मोन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। मेन फंक्शन प्रोजेस्टेरोन का होता है कि सेक्रेटरी फेज ऑफ एंडोमेट्रियम को रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन ब्रेस्ट के एल्विलाई और ब्रेस्ट के लोब्यूल्स की डेवलपमेंट कराता है। प्रोजेस्टेरोन प्रिकर्सर होता है एल्डोस्टेरोन का, कॉर्टिसोल का और एंड्रोस्टेनिडायोन का। मिड ल्यूटियल फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स मैक्सिमम होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के थ्रू ये काम करता है। रिकरेंट एबॉर्शंस के अंदर एंजाइम एनालिसिस कराते हैं, उसमें प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स को हम चेक करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रिवेंट करती है ओव्यूलेशन को। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर भी प्रोजेस्टेरोन होता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होती है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना, एंडोमेट्रियम सेंसिटिव हो जाती है प्रोजेस्टेरोन के लिए अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर। अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हमारे कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट हो रहा होता है। और जो लास्ट 7 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसके अंदर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब जो प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसका मेन फंक्शन था कि जो एंडोमेट्रियम का सिक्रेटरी फेज होता है ना, उसको मेंटेन करता है। हमारे ब्रेस्ट के एल्वुलाई और लोब्यूल्स की डेवलपमेंट कराता है। एल्डोस्टेरोन का प्रिकर्सर होता है, कॉर्टिसोल का प्रिकर्सर होता है, एंड्रोस्टेनिडायोन का प्रिकर्सर होता है। मिड ल्यूटियल फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स हाई हो जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू ये काम करता है। रिकरेंट एबॉर्शंस या फिर अगर किसी ऐसी वुमन है जिसके अंदर बार बार एबॉर्शंस हो रहे होते हैं तो उसके हम एंजाइम एनालिसिस कराते हैं प्रोजेस्टेरोन की। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर भी प्रोजेस्टेरोन होता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होती है। अब जो सर्टोली सेल्स होते हैं ना, वो इनहिबिन को भी रिलीज़ करते हैं और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी रिलीज़ करते हैं। जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है ना, क्योंकि सर्टोली सेल्स होते हैं ना, वो एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो सर्टोली सेल से प्रोड्यूस होती है और सर्टोली सेल्स इनहिबिन को भी रिलीज़ करते हैं। इनहिबिन फिर हमारे जो एफएसएच होता है उसको इनहिबिट कर देता है। सर्टोली सेल्स इनहिबिन को रिलीज़ करेंगे और फिर इनहिबिन जो होता है वो इनहिबिट करता है एफएसएच को। और जो एंड्रोजन्स होते हैं वो लेडिक सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एंड्रोजन्स जो होते हैं वो लेडिक सेल से प्रोड्यूस होते हैं और जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं वो सर्टोली सेल से प्रोड्यूस होती है। लेट प्रेगनेंसी के अंदर एंडोमेट्रियम सेंसिटिव हो जाती है ऑक्सीटोसिन के लिए, क्योंकि जब प्रेगनेंसी का एंड चल रहा होगा ऑक्सीटोसिन आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करानी होती है, तो एंडोमेट्रियम सेंसिटिव हो जाता है ऑक्सीटोसिन से। और अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर एंडोमेट्रियम सेंसिटिव होती है प्रोजेस्टेरोन से, ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। टेस्टिस के रिमूवल के बाद एक तो लिबिडो का लॉस हो जाता है और डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ लिबिडो होता है और साथ पेशेंट को डिप्रेशन हो जाता है जब टेस्टिस का हम रिमूव करते हैं। एफएसएच इनहिबिट हो जाता है इनहिबिन से, और इनहिबिन सर्टोली सेल से प्रोड्यूस हो रहा था। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करता है, सिक्रीट करता है 3 हार्मोन्स को, एस्ट्रोजन को भी, प्रोजेस्टेरोन को भी और इनहिबिन को भी। इनहिबिन कॉर्पस ल्यूटियम से भी प्रोड्यूस हो रहा है और इनहिबिन जो था वो सर्टोली सेल से भी प्रोड्यूस हो रहा था। इनहिबिन जो होता है ना वो सर्टोली सेल से भी प्रोड्यूस होता है और कॉर्पस ल्यूटियम से भी प्रोड्यूस होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ना, इसका निमोनिक हो जाएगा ईपीआई, कि एस्ट्रोजन को, प्रोजेस्टेरोन को और इनहिबिन को प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है और मेंटेन करता है प्रेगनेंसी जो मेंटेन करता है दैट इज़ प्रोजेस्टेरोन। अगर तो ये पूछा होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम कैसे प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है, तो वो प्रोजेस्टेरोन के थ्रू प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। लेकिन जो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है ना, वो 3 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन को, एस्ट्रोजन को और इनहिबिन को। ब्रेस्ट एल्वुलाई की डेवलपमेंट और ब्रेस्ट के लोब्यूल्स की डेवलपमेंट प्रोजेस्टेरोन से होती है। अगर तो ब्रेस्ट की डक्ट्स का पूछा हुआ होगा या ब्रेस्ट डेवलपमेंट या एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन एस्ट्रोजन कराता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, ब्रेस्ट की डक्ट्स का, मेमोरी डक्ट्स की को डेवलप करता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कराता है। लेकिन अगर ब्रेस्ट के लोब्यूल्स और एल्वुलाई, लोब्यूल्स की बात हो रही होगी ब्रेस्ट के, ठीक है, लोब्यूल्स की बात हो या एल्वुलाई की बात हो तो प्रोजेस्टेरोन कराएगा। लेकिन अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो या ब्रेस्ट की डक्ट्स की बात हो रही हो या एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन की बात हो रही है तो वो एस्ट्रोजन कराता है। प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या होता है कि आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस को या प्रोलिफरेशन को मेंटेन करता है, साथ ही ये सेक्रेटरी फेज के अंदर होता है और एल्वुलर लोब्यूल की डेवलपमेंट कराता है। अब प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन में सबसे मेन चीज़ क्या होती है, एक तो ये हमारे एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को भी मेंटेन करेगा। जो एंडोमेट्रियम का सेक्रेटरी फेज होता है उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। तीसरी बात क्या होती है कि एल्वुलाई और लोब्यूल्स की डेवलपमेंट कराता है। टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स लो होते हैं प्री स्कूल वाले बच्चों के अंदर, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स लो होते हैं। एस्ट्रोजन अडल्ट फीमेल को अफेक्ट करता है क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट कराते हैं। हमने पढ़ा था कि जो एस्ट्रोजन होता है ना, ब्रेस्ट डक्ट की भी डेवलपमेंट कराता है और साथ एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन कराता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एस्ट्रोजन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ईस्ट्रोजन के ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो ये कि हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है। ईस्ट्रोजन हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है। अडल्ट फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ईस्ट्रोजन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, और ब्रेस्ट की डक्ट्स की डेवलपमेंट और एंडोमेट्रियम की जो डेवलपमेंट या एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन ईस्ट्रोजन की वजह से होती है। सबसे पहले ये कि अडल्ट फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को
की डेवलपमेंट कराता है। अगर एक ओल्ड लेडी सिनेरियो में दी हुई हो, साथ उसको बोन्स के अंदर पेन हो रहा है और उसको ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो गई है, तो ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम होंगे। ईस्ट्रोजन के लेवल जब कम हो जाते हैं ना, तो हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं और ओल्ड लेडी को बोन पेन होगा और ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाती है। ईस्ट्रोजन की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान लैक्टेशन नहीं होती है, मिल्क का लड्डन नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन की वजह से। जब आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही होती है, प्रेगनेंसी में लैक्टेशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स आते हैं। लैक्टेशन इनहिबिट हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन की वजह से। सबसे ज़्यादा जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं ना, वो आपकी लैक्टेशन को प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अगर दोनों का ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो आप ईस्ट्रोजन को सिलेक्ट करोगे या फिर प्रोजेस्टेरोन को। अब एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमन थी, वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करा रही थी, तो कॉम्प्लिकेशन में उसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो सकता है। ईस्ट्रोजन का साइड इफेक्ट ये होता है कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कराता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है। ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया होता है और एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन कराता है ईस्ट्रोजन, ठीक है। जो ईस्ट्रोजन होता है ना, वो एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करा रहा था और ब्रेस्ट ड्रग की डेवलपमेंट करा रहा था, तो एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया हो जाता है ईस्ट्रोजन की वजह से। अगर एक ऐसी पेशेंट है जिसके अंदर अपनी दोनों उसकी ओवरीज आपने रिमूव कर दी और साथ उसकी यूट्रस को भी रिमूव कर दिया, तो एस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाएंगे। बायलैटरल ओफोरेक्टमी और हिस्टेरेक्टमी के अंदर ईस्ट्रोजन के लेवल्स डिक्रीज कर जाते हैं। ईस्ट्रोजन जो होता है ना, वो हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ भी कराता है। ईस्ट्रोजन जो होगा वो ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ कराते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से। अब एक पेशेंट थी, उसको परविजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और 42 ये ओल्ड है और यूट्राइन हाइपरप्लेजिया हो गया। तो ईस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा हो जाने की वजह से यूट्रस का यूट्राइन हाइपरप्लेजिया हो जाता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है और उसको पीवी ब्लीड भी हो सकता है। मेमोरी ड्रग की प्रोलिफरेशन और लैक्टिफरस डक्ट्स की प्रोलिफरेशन कराता है और साथ फैट की डेपोजिशन भी ईस्ट्रोजन कराता है हमारे ब्रेस्ट की जो हमारे पास लैक्टिफरस डक्ट्स होती हैं, हमने पढ़ा कि ब्रेस्ट डक्ट्स डेवलपमेंट ईस्ट्रोजन कराता है। अब एक पेशेंट थी, उसका बोन फ्रैक्चर हुआ, उसको एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है, तो ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम होंगे। बोन अगर फ्रैक्चर हो रही है, बोन्स वीक हो रही हैं ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से। ईस्ट्रोजन अगर आप बहुत ज़्यादा लोगे, ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिनकी हो रही होती है, उनके अंदर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है और जिनकी ओवरीज रिमूव हुई होती हैं, यूट्रस रिमूव हुआ हुआ, तो उसके अंदर भी एस्ट्रोजन कम हो जाता है। और हमारे एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया कराता है, ये हमारे ब्रेस्ट ड्रग्स की डेवलपमेंट कराता है ईस्ट्रोजन। और अगर कोई ऐसे पेशेंट हो जिसकी यूट्राइन हाइपरप्लेजिया हुआ हो या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन हुई है, तो वो ईस्ट्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से होती है। अगर तो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होगा ना ईस्ट्रोजन का, तो वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कराता है। ईस्ट्रोजन भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू काम कर रहा था, एक्ट कर रहा था, और जो प्रोजेस्टेरोन था वो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के थ्रू काम करता है। अब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स अगर कम होंगे तो हमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से प्रोटेक्शन मिल जाती है। जाहिर सी बात है, थ्रोम्बस नहीं बनेगा जब आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होंगे। अब फीडबैक कैसे होता है ईस्ट्रोजन का, कि फीडबैक होता है एस्ट्रोजन का जब एलएच सर्ज आता है ओवुलेशन से पहले। एलएच सर्ज जब आते हैं ना ओवुलेशन से पहले, तो फीडबैक होता है एस्ट्रोजन का। और जो ईस्ट्रोजन होता है ना, वो ओवरीज से भी प्रोड्यूस होता है, एडिपोज टिश्यू से प्रोड्यूस होता है और प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ओवरीज जब रिमूव हो रही थी तो एस्ट्रोजन कम हो रहा था। ये एडिपोज टिश्यू से भी प्रोड्यूस होता है और प्लेसेंटा से भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन थीका सेल से प्रोड्यूस नहीं होता है। जो एस्ट्रायोल होता है ना, ये एस्ट्रायोल 3 से याद रख लें कि इसको ट्रिपल असेसमेंट में हम यूज़ करते हैं कॉन्जेनिटल फीटल एनॉमलीज को डिटेक्ट करने के लिए। 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर प्लेसेंटा से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ हो रहे होते हैं। अब जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं ना, उनके अंदर ईस्ट्रोजन के लेवल लो होंगे। उसमें सिनेरियो में दिया होगा कि 68 ईयर ओल्ड फीमेल थी, उसकी पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसकी फीमर का फ्रैक्चर हो गया, फीमर की नेक का फ्रैक्चर हो गया क्योंकि उसके अंदर ईस्ट्रोजन के लेवल्स लो होंगे। अब ईस्ट्रोजन के जो मेन काम थे ना, एक तो ये कि सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट करती है फीमेल्स के अंदर, साथ ऑस्टियोपोरोसिस, बोन पेन्स ओल्ड एज वाली वुमेन के अंदर हो जाता है जब ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम होते हैं। लैक्टेशन को इनहिबिट करती है प्रेगनेंसी के दौरान, और लैक्टेशन जो नहीं होती है प्रेगनेंसी में, वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या फिर ईस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन की वजह से नहीं होती है। साइड इफेक्ट पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होता है कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कराता है जो ईस्ट्रोजन होता है। अगर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है और वो ईस्ट्रोजन ले रही होगी या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करा रही होगी, तो उसको एंडोमेट्रियल का कार्सिनोमा हो सकता है, उसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो सकता है, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन होता है ना, वो एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया कराता है, एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन कराता है। और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन ईस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट्स में आती है। और ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कराता है हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा इसकी वजह से, और ये मेमोरी डक्ट्स की डेवलपमेंट कराता है, लैक्टिफरस डक्ट्स की डेवलपमेंट कराता है, साथ फैट की डेपोजिशन कराता है। अगर किसी ओल्ड एज वुमेन का बोन फ्रैक्चर हो रहा है और उसकी मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मल हो गई है, तो इसका मतलब है कि ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो गए। ये भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के थ्रू काम करता है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम होंगे तो हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर ईस्ट्रोजन के लेवल्स लो हो जाते हैं। इसका फीडबैक जो होता है ना, वो एलएच सर्ज होगा जो बिफोर ओवुलेशन होता है, और थीका सेल से प्रोड्यूस नहीं होता है। ईस्ट्रोजन हमारे ओवरीज से प्रोड्यूस होता है, एडिपोज टिश्यू से प्रोड्यूस होता है और प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रायोल 3 को यूज़ किया जाता है ट्रिपल असेसमेंट करने के लिए, जिसमें हम कॉन्जेनिटल फीटल एनॉमलीज को डिटेक्ट कर लेते हैं। 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है ईस्ट्रोजन, और ये स्किन को सॉफ्ट करता है।
ईस्ट्रोजन थेरेपी अगर आप दोगे पोस्ट मेनोपॉजल वुमन को उसके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस को रिलीव करने के लिए, तो उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो सकता है। ईस्ट्रोजन का अडल्ट फीमेल के अंदर इफेक्ट होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट कर रहा था। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लास्ट 7 मंथ्स के अंदर प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की इनिबिशन हो जाती है प्रोलैक्टिन से। लैक्टेशन के दौरान जीएनआरएच इनहिबिट हो जाता है, इसीलिए ओवुलेशन नहीं होती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो होता है वो इनहिबिट करता है जीएनआरएच को। 18th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर कौन सा फेज होगा? सिक्रेटरी फेज होगा 18th डे के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, फिर आता है प्रोलिफरेटिव फेज, फिर ओवुलेशन होती है, फिर सिक्रेटरी फेज आता है, फिर इनिबिशन हो जाती है, ठीक है। तो जो सिक्रेटरी फेज होगा 18th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, क्योंकि 14th डे के ऊपर ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन के बाद हमारा सिक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है, और ओवुलेशन से पहले जो होता है वो प्रोलिफरेटिव फेज होता है। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होता है बीटा एचसीजी से, और अगर आपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करना हो 10 दिन से पहले ही, तो आप उसके लिए बीटा एचसीजी कराते हो, जिसमें ब्लड टेस्ट होता है जिसमें बीटा एचसीजी के लेवल चेक करते हैं। लेकिन अगर आपने 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, यूपीटी कराते हैं। लैक्टेशन इनहिबिट हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन की वजह से। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लैक्टेशन को इनहिबिट करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर ईस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज नहीं करता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है ईस्ट्रोजन की वजह से। स्पर्म स्टोर होते हैं एपिडिडमस के अंदर या फिर एम्पुला ऑफ द वास डेफरेंस के अंदर। वास डेफरेंस के एम्पुला के अंदर या फिर एपिडिडमस के अंदर स्पर्म स्टोर हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का मेल में एक्शन होता है कि ये लेरेंजियल कार्टिलेज को थिक कर देता है। टेस्टोस्टेरोन जो लेरिंग्स का कार्टिलेज होता है ना उसको थिक कर देता है, इसलिए मेल्स की जो वॉइस होती है ना वो हाई पिच वॉइस हो जाती है। अब टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना ये डिसेंड करता है टेस्टिस का लेट फीटल लाइफ के अंदर। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही टेस्टिस डिसेंड करती हैं। प्री स्कूल वाले बच्चों के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम होते हैं। ये प्रोटीन सेंथेसिस कराता है स्केलेटन मसल्स के अंदर, और लेरेंजियल कार्टिलेज की थिकनिंग कराता है मेल्स के अंदर। ये मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन है। और जो प्लेसेंटल HCG होता है ना वो इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन कराता है। जो प्लेसेंटा से HCG प्रोड्यूस हो रहा होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन कराता है। टेस्टोस्टेरोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH कन्वर्ट हो जाता है 17 बीटा एस्ट्राडायोल के अंदर। लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन की रिलीज कराते हैं। लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स इंक्रीज कर जाते हैं। एक्यूट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है लेडिक सेल्स का कि वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को ज़्यादा कर देते हैं। जब LH सर्ज होगा ना, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है लेडिक सेल्स के ऊपर, और लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन की रिलीज कराता है। अब जो ड्राई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है ना वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को की डेवलपमेंट करा रहा था, और जो खाली टेस्टोस्टेरोन होता है वो इंटरनल जेनिटेलिया की मेंटेनिंग की डेवलपमेंट कराता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि डिसेंड कराता है टेस्टिस का फीटल लाइफ के अंदर। टेस्टोस्टेरोन की वजह से टेस्टिस डिसेंड करती हैं। प्री स्कूल वाले बच्चों के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कराता है स्केलेटन मसल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन। लेरेंजियल कार्टिलेज की थिकनिंग कराता है मेल्स के अंदर। मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। और प्लेसेंटल जो HCG होता है वो इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन कराता है। टेस्टोस्टेरोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH कन्वर्ट हो जाता है 17 बीटा एस्ट्राडायोल में। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है लेडिक सेल्स के ऊपर, और लेडिक सेल से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद जो एंड्रोजेंस होते हैं ना वो बोन ग्रोथ कराते हैं एपिफिजियल प्लेट के क्लोजर तक। एंड्रोजेंस बोन ग्रोथ कराते हैं और ये एपिफिजियल प्लेट का क्लोजर कराते हैं। एंड्रोजेंस बोन ग्रोथ करा के आपकी एपिफिजियल प्लेट का क्लोजर कराते हैं। एंड्रोजेंस में पढ़े थे कि टेस्टोस्टेरोन आता है, और ये कार्टिलेज प्रोटीन सेंसेस करा रहा था स्केलेटल मसल्स के अंदर। अब एक प्राइमरी ग्रेविडेट थी, वो आयरन की टैबलेट्स ले रही है, साथ वो फ्रेश वेजिटेबल्स भी ले रही है, जूसेस भी पी रही है, तो उसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जो आयरन होता है ना वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, तो आयरन की जब कोई आयरन सप्लीमेंट्स ले रही होगी तो उसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। लैक्टेशन के दौरान जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं ना वो डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं ना वो इनहिबिट करते हैं लैक्टेशन के दौरान। ड्यूरिंग लैक्टेशन जो प्रोलैक्टिन होता है ना वो रिलीज होता है और वो GnRH को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। जब GnRH इनहिबिट होगा तो आपका जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है वो डेवलप नहीं होता है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप नहीं होता है लैक्टेशन के दौरान। इनहिबिन इनहिबिट करता है FSH को, और इनहिबिन रिलीज होता है सर्टोली सेल से भी और कॉर्पस ल्यूटियम से भी। अब एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है, तो इस डिवाइस बैलेंस में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाएगी। जब आप बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करते हो ना तो आपका जो स्टमक एसिड होता है वो सारा निकल जाता है, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन प्रिकर्सर होता है एल्डोस्टेरोन का, कॉर्टिसोल का और एंड्रोस्टेनिडायोन का। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के अंदर, कॉर्टिसोल के अंदर और एंड्रोस्टेनिडायोन के अंदर, ठीक है। 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्टिसोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एंड्रोस्टेनिडायोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो एंड्रोस्टेनिडायोन होता है ना वो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन और एस्ट्राडायोल
एस्ट्राडायोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसलिए जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, इसका क्रिटिकल रोल होता है टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस के अंदर। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना, वो टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस भी कराता है, आपके कॉर्टिसोल की भी सिंथेसिस कराता है और आपके एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस भी कराता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, वो पोटेंशिएट हो जाता है बाय एस्ट्रोजन इन प्रेगनेंसी। हमने पढ़ा था कि जो एस्ट्रोजन होता है ना, वो आपके ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ कराता है हाइपोथैलेमस से। अब ईस्ट्रोजन होता है ना, इसका काम क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ कराएगा। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा हाइपोथैलेमस से, और ये क्या करता है कि रिसेप्टर बाइंडिंग को प्रमोट करता है मैगडाला के अंदर। एस्ट्रोजन वन ऑफ द 2 हार्मोन्स होता है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो स्टार्ट होती है। मतलब एक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये 2 मेन हार्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी के। और ईस्ट्रोजन जो होता है ना, वो ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ भी कराता है हाइपोथैलेमस से। ईस्ट्रोजन की वजह से हमारा यूट्रस ग्रो करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया हो जाता है ईस्ट्रोजन की वजह से, और ये यूट्रस की लाइनिंग को भी मेंटेन करता है और बाकी की हार्मोन्स को भी रेगुलेट कर रहा होता है। और बेबी के ऑर्गन्स की डेवलपमेंट भी ईस्ट्रोजन की वजह से होती है। और पहले जो ईस्ट्रोजन होता है वो ओवी से प्रोड्यूस होता है, फिर बाद में प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है। और हमने पढ़ा था कि एडिपोज टिश्यू से भी ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। और ईस्ट्रोजन जो होता है ना, वो ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ कराता है, और ये जो ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ होती है वो पोटेंशिएट कर जाती है ईस्ट्रोजन से प्रेगनेंसी के अंदर। लेस देन 5% फेलियर रेट कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का है? विजेक्टमी का लेस देन 5% फेलियर रेट होता है, ट्यूबल लाइगेशन का 5%, ओसीपीज का और आईयूसीडी का। अगर आपने आईयूसीडी डाली है तो उसमें 5% से कम चांस होता है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर भी 5% से कम चांस होता है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। ट्यूबल लाइगेशन में भी 5% से कम चांस होता है, और विजेक्टमी के अंदर भी 5% से कम चांस होता है। फेलियर रेट जो होता है 5% से भी कम होता है। कॉन्डम्स का फेलियर रेट ज़्यादा होता है, और क्वाइटस इंटरप्टस का भी ज़्यादा फेलियर रेट है। मेल का जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से डेवलप होता है, और जो इंटरनल जेनेटेलिया होता है वो टेस्टोस्टेरोन से बनता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इंटरनल जेनेटेलिया की डेवलपमेंट कराता है, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया की डेवलपमेंट डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कराता है। प्रेगनेंसी के दौरान रिस्पिरेटरी चेंजेस के अंदर जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, और जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है, लेकिन टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी कम हो जाती है, और टोटल लंग की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आपका एब्डोमेन एक्सपैंड कर रहा है तो आपकी लंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी कम हो जाती है, और टोटल लंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। लेकिन जो वाइटल कैपेसिटी होती है ना, वो सेम ही रहती है, और मिनट वेंटिलेशन भी ज़्यादा हो जाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी कम हो जाता है। वमेन है 24 डेज़ का उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ओवुलेशन किस डे पे होगी? जब भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज़ बताए हुए ना, तो आपने उसमें से 14 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास ओवुलेशन का डे आ जाएगा। अगर 24 डेज़ का साइकिल है, उसमें हम 14 को माइनस करेंगे तो 10th डे के ऊपर ओवुलेशन होती है। अगर 28 डे का साइकिल होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि 28 डेज़ का साइकिल था, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। जब हमने ब्लड टेस्ट कराए तो उसके एस्ट्राडायोल के लेवल पीक कर रहे हैं और कोई प्रोजेस्टेरोन नहीं है पिछले 3 दिनों से, तो कौन सा फेज़ होगा? ओवुलेशन का फेज़। जब ओवुलेशन होती है ना, तो एस्ट्राडायोल के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, एस्ट्राडायोल ज़्यादा हो जाते हैं ओवुलेशन के टाइम और कोई प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है। अब 32 डे का साइकिल था, तो ओवुलेट कब करेगी? 32 में से 14 को माइनस करेंगे तो 18 डे बन जाएगा। 14 डेज़ को आपने माइनस कर देना टोटल नंबर ऑफ डेज़ में से, तो हमारे पास मेंस्ट्रुअल डे ओवुलेशन का डे आ जाएगा। 25 ईयर ओल्ड मैरिड फीमेल थी, उसको एमेनोरिया है पिछले 3 हफ्तों से, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, मतलब उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई है और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि एन ओवुलेशन है। एन ओवुलेशन के अंदर एमेनोरिया होता है, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव होता है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होती है गोनाडोट्रोपिन की प्रोडक्शन की वजह से। जब गोनाडोट्रोपिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी हमारी स्टार्ट होती है जब गोनाडोट्रोपिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। बेसिकली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के ऊपर पल्सडाइल रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, जिसकी वजह से ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हो जाता है। फीमेल्स के अंदर सबसे पहला प्यूबर्टल चेंज को हम थिलार्की कहते हैं। जो सेकंड प्यूबर्टल चेंज होता है, सेकंड स्टेज को हम एडिनार्की कहते हैं, और थर्ड स्टेज आपकी मिनार्की होती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब एक 50 ईयर ओल्ड वमेन थी, उसको फंगेटिंग नेक्रोटिक मैस उसकी सर्विक्स से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। हमने उसे रेडिएशन थेरेपी दी है, तो रेडिएशन डोज जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ 7000 से 8000 रेडिएशन रैड। 7000 8000 रैड हम यूज़ करते हैं रेडिएशन का, अगर फंगेटिंग मैस अगर नज़र आ रहा हो सर्विक्स के अंदर। टेस्टोस्टेरोन मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन है। पोटेंसी वैसे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की ज़्यादा आती है, जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया की डेवलपमेंट करा रहा था। टेस्टोस्टेरोन इंटरनल जेनेटेलिया की डेवलपमेंट कराता है, और टेस्टोस्टेरोन की वजह से डिसेंट ऑफ टेस्टिस भी होता है, और लेरेंजल कार्टिलेज की थिकनिंग करा रहा था, और ये मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन होता है। और ईस्ट्रोजन्स के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंसी एस्ट्राडायोल की होती है, फिर एस्ट्रोन की होती है, और फिर एस्ट्रायोल की होती है। तो डायोल की सबसे ज़्यादा पोटेंसी है, फिर ट्रॉन की होती है, और फिर एस्ट्रायोल की होती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्राइन कैविटी का ल्यूमेन होता है वो ऑब्लेटेड हो जाता है डेसिडुआ प्राइटालिस एंड कैप्सुलारिस से। डेसिडुआ प्राइटालिस एंड कैप्सुलारिस आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी यूट्रस की जो कैविटी होती है उसका जो ल्यूमेन होता है वो ऑब्लेटरेट कर जाता है प्रेगनेंसी के दौरान।
ओवुलेशन में फर्निंग हो जाती है सर्वाइकल म्यूकोसा की, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो उसकी फर्निंग हो जाती है और एस्ट्राडायोल के लेवल्स पीक करते हैं ओवुलेशन के टाइम पे, लेकिन कोई प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा ओवुलेशन के टाइम पे। और ओवुलेशन 14th डे के ऊपर होती है, और अगर आपका जितना भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज दिए हुए हैं उसमें से हम 14 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डे ऑफ ओवुलेशन आ जाता है। अब एक प्रेग्नेंट लेडी थी, वो एंटीनेटल विजिट के लिए आई है, उसका हीमोग्लोबिन 7 था और वो आयरन सप्लीमेंट्स ले रही है। तो आयरन सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो इसका मतलब है कि आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो उसे हम सजेस्ट करेंगे कि वो सिट्रस फ्रूट्स ले जिसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन हो। कौन सा फैक्टर होता है जो कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कराता है? तो पल्सेटाइल रिलीज जब होती है ना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, या जब गोनाडोट्रोपिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हो जाता है। एक प्रेग्नेंट लेडी थी, डेड फीटस है, लेबर हमने इंड्यूस की, लेकिन यूट्रस उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स डिक्रीज़ हो गए हैं मायोमीट्रियम के अंदर। मायोमीट्रियम के अंदर जब ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स कम होते हैं तो लेबर इंड्यूस नहीं होती है। थर्ड टाइमेस्टर के अंदर टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कम हो जाती है, टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और मिनट वेंटिलेशन भी ज़्यादा हो जाती है और टाइडल वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। फीटल हार्ट रेट 120 से 160 बीट पर मिनट्स होता है। अब एक यंग मेल था, उसको एजोस्पर्मिया है, उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हम FSH और LH के लेवल्स कराते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको एजोस्पर्मिया हो, जिसके स्पर्म्स नहीं है उसके अंदर, तो उसके इन्वेस्टिगेशंस में हम FSH और LH के लेवल्स कराते हैं। एक होता है हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, एक होता है हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। एक होता है जिसमें गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कम होता है जिसकी वजह से हाइपोगोनाडिज्म डेवलप हो गया, और एक होता है जिसमें गोनाडोट्रोपिन हार्मोन तो ज़्यादा होता है लेकिन स्टिल हाइपोगोनाडिज्म होता है। अब हाइपरगोनाडोट्रोपिक गोनाडिज्म के अंदर जो कॉजेज आती हैं ना, उसमें टर्नर सिंड्रोम आता है, जेनेटिक मोर्शिज्म आता है, या फिर प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस आती है जिसमें FSH LH ज़्यादा होते हैं लेकिन टेस्टोस्टेरोन लो होगा। ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, FSH LH तो ज़्यादा होते हैं लेकिन टेस्टोस्टेरोन कम होता है। लेकिन जो हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म होता है ना, इसमें आपके कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लीजन होता है कि हाइपोथैलेमस से ही गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन जो है ना वो सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। अब CNS के लियंस होंगे या कैलमन सिंड्रोम के अंदर हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म होता है, इसमें FSH LH के लेवल लो होते हैं और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स भी लो होंगे। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, जिसमें सब के सब हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं लेकिन कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से एजोस्पर्मिया हो जाता है। अब एक प्राइमरी ग्रेविडा थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के अंदर आई है, तो उसका हीमोग्लोबिन 11 था और कोई नॉर्मल फिजिकल चेंजेस थे, लेकिन जब वो लेट प्रेगनेंसी के अंदर प्रेजेंट किया तो उसका हीमोग्लोबिन 9 हो गया। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के ऊपर जो हीमोग्लोबिन के लेवल है वो डिक्रीज कर जाते हैं। मोस्ट पोटेंट ऑक्सीडाइजर जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, सबसे ज़्यादा जो होता है हाइपोक्लोराइड होता है, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और फिर सुपर ऑक्साइड होता है। तो मोस्ट पोटेंट ऑक्सीडाइजर में H2O2 होगा क्योंकि इसमें HOCl की ऑप्शन यहाँ पे नहीं दी हुई है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है फर्स्ट 2 मंथ्स तक, और हमने पढ़ा था कि लास्ट 7 मंथ्स के अंदर प्लेसेंटा मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। तो फर्स्ट 2 मंथ के अंदर जो प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही होती है वो कॉर्पस ल्यूटियम से मेंटेन हो रही होती है। प्रोलिफरेशन होती है मेमरी डक्ट्स की, लैक्टिफरेट्स डक्ट्स की, और फैट की डेपोजिशन जो ब्रेस्ट के अंदर होती है प्राइमरीली ईस्ट्रोजन से होती है। ईस्ट्रोजन जो होता है ना वो मेमरी डक्ट की या जो हमारे ब्रेस्ट की जो डक्ट्स होती हैं उनकी प्रोलिफरेशन कराता है और फैट की डेपोजिशन कराता है। इजैकुलेशन पोडेंडल नर्व की वजह से होती है। ओवरऑल जो इजैकुलेशन होती है ना वो पोडेंडल नर्व की वजह से होती है या फिर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। इजैकुलेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। जब आपके स्पर्म्स की इमिशन होती है तो वो सिम्पैथेटिक होती है, जो इजेक्शन होती है वो पोडेंडल होती है, और जो इरेक्शन होती है वो पैरासिम्पैथेटिक होती है। जब आपका जो पीनस इरेक्ट करता है दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। जो इमिशन होती है वो सिम्पैथेटिक होती है, और जो इजेक्शन होती है वो पोडेंडल नर्व के थ्रू होती है, और जो पोडेंडल नर्व होती है वो इजैकुलेशन कराती है। इजैकुलेशन में पोडेंडल नर्व इन्वॉल्व होती है और सिम्पैथेटिक होती है। पोडेंडल नर्व इन्वॉल्व हो गया, पोडेंडल नर्व का ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो फिर हम सिम्पैथेटिक को करेक्ट करेंगे इजैकुलेशन के लिए, और जो इरेक्शन थी वो पैरासिम्पैथेटिक थी, और जो इजेक्शन होती है दैट इज़ पोडेंडल नर्व के थ्रू। बीटा HCG के एक अल्फा और बीटा सब यूनिट होता है। हर सब यूनिट के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 92 अल्फा और 145 बीटा होते हैं। ईच यूनिट हैज़ अमाइनो एसिड, 92 अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं और 145 बीटा अमाइनो एसिड्स होंगे। 92 अल्फा एंड 145 बीटा। बीटा HCG का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 39,000 होता है, ऑलमोस्ट 40,000 होता है बीटा HCG का। 39,000 वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है HCG का। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एब्डोमिन के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। स्पर्म का लाइफ स्पैन जो होता है वो 60 से 64 आवर्स तक होता है। स्पर्म जो होते हैं ना वो अप टू 72 आवर्स तक जिंदा रह सकते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो है ना 48 आवर्स तक आपके एक्टिव रहते हैं। एक्टिव जो होते हैं 48 आवर्स तक रहते हैं, 2 दिन तक एक्टिव रहते हैं, और 3 दिन तक या 4 डेज तक जो है वो ये 72 आवर्स तक जो है वो लाइफ स्पैन होता है आपके स्पर्म्स का।
72 आवर्स मतलब 3 दिन तक स्पर्म जो होते हैं ना उनका लाइफ स्पैन जो होता है ना वो 60 से 64 आवर्स या 72 आवर्स तक स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है। और एक्टिव जो रहते हैं ये 48 आवर्स तक या 2 डेज़ तक एक्टिव रहते हैं। सेमिनल फ्लूइड के अंदर फ्रुक्टोज के लेवल ज़्यादा होते हैं। जो सेमिनल फ्लूइड होता है ना उसके अंदर फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है। सेमिनल फ्लूइड के अंदर फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है। एक फीमेल है उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है पिछले 6 मंथ से और एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराई तो एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया हो गया। एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। नेक्स्ट दिया है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है या कौन सा ऑर्गन होता है जिसके अंदर साथ हाइपरट्रॉफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरप्लेजिया भी होता है, हाइपरट्रॉफी भी होती है। और ब्रेस्ट के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे ब्रेस्ट की हाइपरट्रॉफी भी होती है, हाइपरप्लेजिया भी होता है। और प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस का हाइपरप्लेजिया भी होता है और हाइपरट्रॉफी भी होती है। मेमरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं। जो ब्रेस्ट की डक्ट्स होती हैं वो 15 से 20 होती हैं। और ओसाइट एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन सेकेंडरी ओसाइट होता है। जब ओवुलेशन हो रही होती है ना तो जो प्राइमरी ओसाइट होता है वो चेंज हो जाता है हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी के अंदर। तो ओ साइड जो एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन होगा दैट इज सेकेंडरी ओसाइट। मिड ल्यूटियल फेज हार्मोन जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है। फर्टिलिन एक ऐसी हार्मोन होता है जो कि स्पर्म के हेड के अंदर प्रेजेंट होती है और स्पर्म के हेड को अडेयर कराती है ओवम की मेम्ब्रेन के साथ। और जो एक्रोसिन होती है ना वो एक्रोसोमल रिएक्शन कराती है। 2 बच्चों के दरमियान में जो आपका फैमिली प्लानिंग में गैप होना चाहिए वो एटलीस्ट मिनिमम 2 से 3 ईयर्स का होना चाहिए। मैक्सिमम स्पर्म की जो लाइफ होती है फीमेल ट्रैक के अंदर वो 24 से 72 आवर्स तक होती है। क्योंकि मैक्सिमम जो होती है अप टू 72 आवर्स तक स्पर्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो 72 आवर्स तक होता है। और जो एक्टिव रहता है वो 48 आवर्स तक एक्टिव रहता है। मदर मिल्क के अंदर लैक्टोज ज़्यादा होता है और वाटर ज़्यादा होता है। मदर मिल्क को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी प्राइमरी ग्रेविटी का हुई तो उसका हेल्दी अलाइव बेबी न्यूबॉर्न है तो उसको हम हाफ आवर के बाद जो ना मदर को हैंड ओवर कर देते हैं। यूट्राइन आर्टरी की पल्सिलिटी को हम चेक कर सकते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कैन के ऊपर 7th वीक और प्रेगनेंसी में। 7th वीक के अंदर हम जो है ना यूट्राइन आर्टरी की पल्सिलिटी को चेक कर सकते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कैन से। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू काम करते हैं। लेबर की इनिशिएशन हो जाती है फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। फीटल ब्लड जो हमारे प्लेसेंटा से निकल रहा होता है उसके अंदर ऑक्सीजन कॉन्टेंट 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। 30 मिलीमीटर मर्क्यूरी ऑक्सीजन होता है जो फीटस से ब्लड लीव कर रहा होता है। प्लेसेंटा से जब फीटल ब्लड निकलते हैं तो फीटल ब्लड के अंदर 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऑक्सीजन होती है। फिलोपियन ट्यूब एक कंडक्ट के तौर पे काम करती है जो आपकी पेरिटोनल कैविटी को और यूट्रस के दरमियान में एक कंडक्ट होती है दैट इज़ फिलोपियन ट्यूब। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 या 23 डेज़ का है तो उसमें से हम 14 को माइनस कर देंगे तो ओवुलेशन जो है वो 7 या 9th डे के ऊपर होगी। एंडोमेट्रियम के अंदर ग्लैंड्स होते हैं और टॉर्चरस आर्टरीज होती हैं जब सेक्रेटरी लेट फेज़ होता है। लेट सेक्रेटरी फेज़ के अंदर सेक्रेटरी फेज़ का जब एंड चल रहा होगा ना तो एंडोमेट्रियम के अंदर ग्लैंड्स हमें मिलेंगे और टॉर्चरस आर्टरीज मिलती हैं। बार बार एबॉर्शन की वजह से हमने जो एंजाइम चेक कराना होता है दैट इज़ प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स हम चेक कराते हैं। मदर मिल्क को इसलिए प्रेफर किया जाता है काउ मिल्क में क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। कोलेस्ट्रॉल के लेवल डिक्रीज़ हो जाते हैं। एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज़ करता है। टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन जो होती है ना वो जो प्लेसेंटा से एचसीजी प्रोड्यूस हो रहा होता है वो टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन कराता है। एड्रेनल स्टार्ट हो जाती है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन की वजह से। 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एड्रेनल कराता है। और जो फर्स्ट स्टेज थी वो थिलार्की थी और थर्ड स्टेज जो होती है वो मिनार्की होती है जिस पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। एलएच सर्ज होता है एस्ट्रोजन की वजह से। ओवुलेशन से पहले जो एलएच सर्ज होता है ना वो एस्ट्रोजन कराता है। ईस्ट्रोजन जो है ना एलएच सर्ज कराता है ओवुलेशन से पहले। एंड्रोजन्स के लेवल पीक करते हैं 20 से 30 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर। और मेटरनल मोर्टेलिटी भी कम होती है 20 से 30 ईयर्स ऑफ वाली वमेन की। अगर वमेन की एज 20 से 30 ईयर्स के दरमियान में तो जो मेटरनल मोर्टेलिटी होगी वो भी डिक्रीज़ कर जाएगी। टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है 17 बीटा एस्ट्राडायोल के अंदर। एरोमेटेज एंजाइम एक्ट करती है या फिर एफएसएच हार्मोन एक्ट करता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एरोमेटेज एंजाइम या एफएसएच हार्मोन की वजह से टेस्टोस्टेरोन 17 बीटा एस्ट्राडायोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो फीटस का एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो डायहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। और जो डायहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरोन होता है वो फीटस के एड्रीनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है। और डायहाइड्रोएपी एंडोस्टेरोन की वजह से एक यंग डॉटर थी उसके प्यूबिक हेयर का लॉस हो जाएगा। इसके साथ उसमें एक्सिलरी हेयर का भी लॉस हुआ होगा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी एब्सेंट होंगे। तो ये डायहाइड्रोएपी एंडोस्टेरोन जो थी इसकी कॉज होती है। टेस्टोस्टेरोन सिंथेसाइज होता है लुटेनाइजिंग हार्मोन से। टेस्टोस्टेरोन लुटेनाइजिंग हार्मोन से सिंथेसाइज होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो आपके लेडिक सेल्स होते हैं ना उनके ऊपर एलएच चेक करता है और फिर टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस कराता है। लेडिक सेल्स के ऊपर लुटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट करेगा और फिर लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कराता है। हमने पढ़ा था कि जो एंड्रोजन्स होते हैं वो लेडिक सेल से प्रोड्यूस होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना वो लेडिक सेल से प्रोड्यूस होता है। फीमेल ब्रेस्ट फीड कराती है अपने बेबी को तो जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होंगे वो मैच्योर नहीं होते हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन। एक तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में मैच्योर नहीं होते हैं। प्रोलैक्टिन की रिलीज़ हो रही होती है जिसकी वजह से एमेनोरिया हो जाता है ड्यूरिंग लैक्टेशन। और जो प्रोलैक्टिन होता है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से एमेनोरिया हो जाता है लैक्टेशन के दौरान। और साथ प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो मैच्योर नहीं होते हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन।
स्पर्म्स सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनने के बाद स्टोर होते हैं एम्पुला ऑफ द वास्ट रेफरेंस के अंदर, या फिर आप कह लो कि एपिडिडमस के अंदर स्पर्म्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। प्रेग्नेंट लेडी है, उसको 41 वीक्स 5 डेज़ हो गए और अभी तक वो एंशियस है क्योंकि उसके लेबर पेन्स नहीं स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम WHO कब कहती है कि आपको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है? जब 42 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर तो प्रेगनेंसी के 42 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो जाती है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की डेवलपमेंट के लिए और फंक्शन के लिए हमें FSH चाहिए होता है और साथ एंड्रोजन चाहिए होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन है, जो एंड्रोजन्स होते हैं, वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की डेवलपमेंट भी कराते हैं और उनका फंक्शन भी करते हैं। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होता है थीका सेल से। ईस्ट्रोजन हमारी ओवरी से भी प्रोड्यूस होता है, जिसमें आपका एस्ट्राडायोल आता है, प्लेसेंटा से एस्ट्रायोल आता है और एडिपोस टिश्यू से एस्ट्रोन बनता है एरोमेटाइजेशन के थ्रू। पूरे फुल स्पर्म रीजनरेशन जो होती है इसमें 64 डेज़ लगते हैं और जो स्पर्म्स का जो लाइफ साइकिल होता है या जो लाइफ स्पैन होता है वो 72 आवर्स का होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की मैच्योरेशन होती है एंड्रोजन और FSH के थ्रू। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की डेवलपमेंट, फंक्शन, मैच्योरेशन, ये सब चीज़ें एंड्रोजन और FSH कराते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन से 2 दिन पहले 8 to 10 टाइम्स या 6 to 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ना वो ओवुलेशन से 2 दिन पहले 8 to 10 टाइम्स या फिर 6 to 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर रेड सेल मास इंक्रीज़ कर जाता है। लो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से प्रोटेक्शन हमें मिलती है एस्ट्रोजन की वजह से, क्योंकि जो प्री मेनोपॉजल वुमेन होती है ना उनके अंदर एस्ट्रोजन के लेवल्स ज़्यादा होते हैं। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? एक तो आपको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से प्रोटेक्ट भी करेगा। जो आपका एंडोजेनस एस्ट्रोजन है ना, जो मतलब ये कि प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर उनकी अपनी बॉडी से बन रहा है एस्ट्रोजन, वो तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से। लेकिन अगर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर अगर आप एस्ट्रोजन दोगे तो उसकी वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाती है और साथ कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी लो करता है जो प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर ईस्ट्रोजन। अब ऑक्सीटोसिन, प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर ईस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एक तो ये कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज़ कर जाता है और साथ उनको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से भी प्रोटेक्शन होगी। जो एंडोजेनस ईस्ट्रोजन होता है ना, जो बॉडी के अंदर खुद से प्रोड्यूस हो रहा होता है, प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर ईस्ट्रोजन प्रोटेक्ट करता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से। लेकिन अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को ईस्ट्रोजन दोगे तो उससे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। अब लेबर के दौरान जो ऑक्सीटोसिन होता है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ऑक्सीटोसिन को लेबर के दौरान लेडी रिस्पॉन्ड नहीं करी क्योंकि उसके अंदर मायोमीट्रियम के अंदर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स डिक्रीज़ हो गए हैं। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स अगर कम होंगे मायोमीट्रियम में तो लेडी जो है वो ऑक्सीटोसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। विजाइना से जो सिक्रीशन होती है ना ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट वो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट के अंदर होती हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक इन्फ्लुएंस होता है विजाइनल सिक्रीशन का जो सेक्सुअल एक्ट के दौरान होती हैं। और इसी तरह से जो इरेक्शन थी वो भी पैरासिम्पैथेटिक थी, लेकिन जो इजैकुलेशन थी वो सिम्पैथेटिक होती है या पेडर्नल नर्व के थ्रू होती है। अब टेस्टोस्टेरोन को 17 बीटा एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट कर देता है एरोमेटेज एंजाइम या फिर FSH या फिर एरोमेटेज के इन्फ्लुएंस में टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है 17 बीटा एस्ट्राडायोल में। मेनोपॉज के अंदर जो ओवेरियन अनरिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है। मेनोपॉज के अंदर क्या होता है कि ओवरीज जो होती है ना वो अनरिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है ओवरीज की। ऑक्सीटोसिन इंक्रीज कर जाता है और सर्वाइकल डायलेशन होती है, ठीक है। जब ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होगा तो सर्विक्स डायलेट कर जाता है। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशो क्या होती है? जो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशो होती है ना, इसमें आपने नंबर ऑफ मेटर्नल डेथ्स, ठीक है, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम चेक करते हैं कि एक साल के अरसे में या 2 साल के अरसे के अंदर कितनी मेटर्नल डेथ्स हुई हैं पर 100,000 लाइफ बर्थ्स। उसी टाइम पीरियड में हम डिवाइड करेंगे पर 100,000 लाइफ बर्थ्स से, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और डिवाइड करते हैं उसको 100,000 लाइफ बर्थ से सेम टाइम पीरियड के अंदर। दैट इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो होती है ना उसमें आपने लाइफ बर्थ्स लेनी होती हैं, लेकिन जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है ना इसमें होता है कि कितने नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स हुई हैं गिवन पीरियड के अंदर पर पॉपुलेशन ऑफ वुमेन हु आर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर आपने वो तमाम वुमेन्स लेनी है जो रिप्रोडक्टिव एज की होती हैं और जो रेशो होती है ना उसमें आप पर लाइफ बर्थ्स लेते हो। रेशो के अंदर आपने लाइफ बर्थ से डिवाइड करना है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर आपने वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज से डिवाइड करना है, कितनी पॉपुलेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव एज वाली हैं। जब हम इंट्राविजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं तो उससे सर्वाइकल राइपनिंग इनिशिएट हो जाती है क्योंकि कॉलेजन टिश्यू की हाइड्रेशन होती है। सर्विक्स राइप हो जाता है क्योंकि कॉलेजन जो है ना, कॉलेजन आपकी सर्वाइकल राइपनिंग कराता है। तो कॉलेजन टिश्यू की जब हाइड्रेशन होगी तो इंट्राविजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन्स देने से सर्वाइकल राइपनिंग हो जाती है। फिलोपियन ट्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड दोनों एपिथेलियम होते हैं और साथ 3 लेयर्स होती हैं मसल्स की और ट्यूबुलर ग्लैंड्स की। 3 लेयर्स ऑफ मसल्स एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं फिलोपियन ट्यूब के अंदर। एमेनोरिया जो लैक्टेशन के दौरान होता है इसमें प्रोलैक्टिन की रिलीज होती है, फिर प्रोलैक्टिन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है और साथ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते हैं एमेनोरिया के दौरान। पार्चुरेशन ट्रिगर हो जाती है फीटल कॉर्टिसोल से और इनिशिएशन ऑफ लेबर हो रही थी फीटल पिट्यूटरी से। फीटल पिट्यूटरी से इनिशिएशन ऑफ लेबर होती है या जो ऑनसेट होता है पार्चुरेशन का वो फीटल कॉर्टिसोल से होता है।
और जो डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टीन डायोन था वो फीटल एड्रीनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस हो रहा था। ओवुलेशन से 2 दिन पहले जो एलएच सर्ज होता है उसमें एलएच हार्मोन जो होता है ना वो 6 to 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाता है। एलएच सर्ज के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा वो 8 to 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाता है। यूट्राइन चेंजेस प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरट्रॉफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। यूट्रस की हाइपरट्रॉफी भी होती है और साथ हाइपरप्लेजिया भी होता है प्रेगनेंसी में।